नमस्कार दीपक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप मौका दे दिए आपके शानदार चैनल पर, बड़ी अच्छा एक मुझे तरफ भारत का समझौता हो गया, ट्रेड डील हो गई अमेरिका के साथ। दूसरी तरफ आप देखो कि हमारे संसद में जो बजट सत्र चल रहा है उस दौरान विपक्ष क्या कर रहा है। आज भी बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, नरेंद्र सरेंडर। मतलब जो निटी ग्रिटीज है वो धीरे धीरे करके सामने आ गई हैं, फ्रेमवर्क सामने आ गया है कि क्या क्या समझौता हुआ है, लेकिन इसके बावजूद राहुल एंड कंपनी रायता फैलाने में लगे हुए हैं। अब मैं आपसे एक चीज कहूंगा। बहुत साल पहले हम एक ग्रुप में थे, तो किसी ने कहा कि आप भारतवासियों पे सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होती। तो एक दूसरे बैठे थे, उन्होंने कहा क्या बोल रहे हो, हमारे पार्लियामेंट में देखो कितने सारे क्लाउन्स हमने इलेक्ट कर रखे हैं। तो सब हंस पड़े, मैं भी हंस पड़ा। मैंने कहा देखिए क्या बोल रहा है, हमारे सांसदों का अपमान कर रहा है। बट ही वाज, जो भी था उसने ये कह दिया। अब ये जो चीज चल रही है बेटा, अभी आपने देखा होगा कि जो हमारा पड़ोसी है जिहादिस्तान, वहां पे एक राक्षस मंत्री नहीं, रक्षा मंत्री, तो उसने अपने नेशनल असेंबली में कुछ बोला है। कल उसने कहा है कि कई सालों से हम अमेरिका के जूते साफ करते थे और अमेरिका ने हम पे थूका है। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी जो नॉर्मली पार्लियामेंट में नहीं देते। उसने कहा कि अमेरिका ने इतने सालों से हमें टॉयलेट पेपर की तरह हमारा प्रयोग किया है, इस्तेमाल करके हमें फेंक दिया। तो उसने कहा कि जो हमारी हालत आज है वो अमेरिका के कारण है, और ट्रंप को भी नहीं उसने माफ किया। तो हमें अब ये कह रहा है, जबकि उसका वो मुन्नी बाई, पिंजड़े वाली मुनिया जो है, खेती मार्शल, वो तो बड़ी बड़ी बातें करता है। और फिर इसी मंत्री ने कहा कि बलूचिस्तान पे हम काबू नहीं पा सकते, बहुत बड़ा देश है, हमारी एरिया है, हमारी फौज के पास इतनी ताकत नहीं है। सुनिए इसको। और वो मुन्नी भाई, अरे अगर हमें कुछ होगा हम आधी दुनिया को डुबो देंगे। गधा है वो, गधा। उस गधे को जो है किसी जाके कहीं को चारा वारा डाल के चुप करा देना चाहिए। तो ये एक चीज मैं आपको बताना है। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो बात है, एक वहां पर 90-95 साल का एक बुजुर्ग है, बेवकूफ, जॉर्ज मोरोस फोरोस सोरोस, ऐसे कुछ उसका नाम है। तो मैंने मानना है कि जो मुझे बताया गया है कि जो हमारे कुछ और नेता हैं विपक्ष के, वो सब उससे तनख्वाह लेते हैं। उसके पास बहुत पैसा, बहुत अमीर आदमी, आजकल उसका बेटा करता है। तो ये मिलते रहते हैं, विदेश जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, वहां मिलते हैं, अमेरिका में मिलते हैं, कोई दूसरे बांग्लादेश में मिलते हैं, थाईलैंड में मिलते हैं उससे। और वो कह रहा है कि इस समय भारत की जो पॉलिसी है, आप सुनिए बड़े ध्यान से, भारत की जो पॉलिसी है वो पूरी तरह से सॉवरेन इंडिपेंडेंस की तरफ है। हम लोग अपनी सॉवरेन ऑटोनॉमी को भारत अच्छी तरह से करता है। क्या हुआ था कि अभी हाल ही में एक उदाहरण देता हूं। हाल ही में एक बहुत बड़ा डेलीगेशन अमेरिका से आया था, ये ट्रेड डील को डिस्कस। तो उन्होंने बात की कि साहब ब्रिक्स वगैरह ये, तो पीएम साहब ने एक ही सेंटेंस कहा, हम उसी करेंसी में ट्रेड करेंगे जिसमें हम चाहते हैं। तहलका मचा दिया इसने कि डॉलर गया वॉशिंगटन, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि डॉलर खराब चीज है, लेकिन आप हमें राय ना दें कि हमें कौन सी करेंसी में ट्रेड करना है, वो हम फैसला करेंगे। लगने में तो ये स्टेटमेंट बड़ी इनॉक्वस है, कोई इसमें खास मायने, लेकिन गहरी तरह से देखें इसका मतलब है चाहूं तो रूबल में करूंगा, चाहूं तो रुपए में करूंगा, चाहूं तो युआन में करूंगा। आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले। तो ये एक चीज है जो ट्रंप को बहुत इसने नाराज की, हाल ही की बात है। तो अब फिर वो भूल नहीं पाता कि मेरे को सारी दुनिया मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करती है। अब बहुत साल पहले बेटा, एक रोमन साम्राज्य का एक शहंशाह था, उसका नाम था कैलिगुला। कैलिगुला का मतलब होता है लिटिल बूट, छोटा जूता। तो लोगों ने उससे कहा कि रोमन साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन शहंशाह लोग तो आपसे नफरत करते हैं। तो उसने वो जवाब दिया जो मेरा ख्याल डोनाल्ड ट्रंप साहब भी उसको मानते हैं। लैटिन में बोले ओडोरिन डुम मेटवांट, उसका मतलब होता है अरे भले ही मुझसे नफरत करें, कम से कम डरते तो है ना मुझसे। तो वेनेजुएला में जो हुआ है, पश्चिमी लैटिन अमेरिका जो है, दक्षिण अमेरिका, सब नाराज है के साथ। यहां तक कि कोलंबिया का जो राष्ट्रपति है वो पहले एक फाइटर था, फ्रीडम फाइटर, अपने आप को फ्रीडम फाइटर कहते हैं, वो रेबल था। वो एक इन टर्म्स ऑफ क्रिश्चियनिटी एक जिहादी था। वो लड़ रहा था, बहुत सालों तक कोलंबिया की सरकार से लड़ता था। अमेरिका ने भी मदद की थी कोलंबिया की सरकार को उसको ठोकने के लिए। फिर उसने हथियार छोड़ दिए और पॉलिटिक्स में आके अब राष्ट्रपति बन गया। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये हमला किया वेनेजुएला पर, मैं मिला हूं, गुस्तावो पेट्रो उसका नाम है,
तो उसने कहा, ट्रम्प साहब जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो ट्रम्प ने कहा, अच्छा क्या करेगा तू? उसने कहा, मैं अब हथियार फिर उठाऊंगा और लड़ूंगा आपके साथ। मैं तो वैसे भी बागी था, अब मैं फिर बागी बनूंगा, भूल जाऊंगा कि मैं राष्ट्रपति हूं। तो ट्रम्प ने फिर उसको फोन किया कि टाइगर, वेनेजुएला का तो गया, क्या तू नंबर 2 होना चाहता है? तो फिर काया कैसे पलटी। गुस्टावो पेट्रो साहब, नहीं बड़े भाई, मेरे चाचा, मेरे अंकल, मेरे दादा। और उसको बोला, ट्रम्प ने फिर कहा, ये तो कितना अच्छा आदमी है ना, प्यारा बीपा मुंडा है, इसको मैं व्हाइट हाउस बुला रहा हूँ। हो गया जी, सारा काम हो गया। कहने का मतलब बेटा ये है कि ट्रम्प, जब तक आप उससे मोहब्बत ओपनली ना कहें कि हम आपसे प्यार करते हैं, वो बिगड़ जाता है। एक ही चीज उसके मन में बैठ जाती है। इसको नार्सिसिज्म कहते हैं, इसको नार्सिसिस्टिक डिलूजन कहते हैं साइकोलॉजी में। यानी जो आप बार बार कहते रहते हो, आप उसी में विश्वास करने लगते हो। ये हिटलर का भी एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर होता था, गेबल्स, वो भी कहता था, इतनी बार झूठ बोलो कि लोग उसको सच समझ बैठे। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो उसका, मैं ये नहीं कह रहा कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन अपने मन में वो उसने कह दिया है कि मेरे से अच्छा इंसान दुनिया में ना कभी पैदा हुआ है, ना कभी पैदा होगा। अब ये उसका अपना विचार है, तो बार बार अपना इरादा बदलता है। अब देखिएगा कि अगर चंद्रमा पर कोई भूकंप आने वाला है तो ये बोल देगा, अजी मैंने रुकवा दिया था, फिर अगले दिन बोलेगा, फिर 1 साल के बाद बोलेगा, फिर बोलता रहेगा, और फिर किताबों में लिख दिया जाएगा, जी डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने तो वहां पे भूकंप भी रुकवा दिया था चंद्रमा पर। तो ये इस टाइप की इसकी पर्सनैलिटी है। सो अभी जो इसने कहा है कि मैंने रुकवा दिए इतने, इसको कैसे पता है कितने मिलियन मरेंगे? नागासाकी, हिरोशिमा में इसने जाके गिने तो हमको मालूम है कितने मरे थे वहां पर, कि रफ एस्टिमेट था। क्योंकि जब न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं बेटा, तो इंसान का शरीर एकदम राख बन जाता है, तो आप कैसे गिनोगे? सो एस्टिमेट्स हैं कितने मिलियंस मारे गए थे जापान में। आज तक जापान नागासाकी, हिरोशिमा है, उसका जो परिणाम है भुगत रहा है। लेकिन ये कहना 10 मिलियन बार आते, 50 मिलियन क्यों नहीं कह दिया, 100 मिलियन क्यों नहीं कह दिया? सो ये अफसाने होते हैं लोगों के। सो आई विल नॉट टेक दिस सीरियसली। और फिर जो हमारे पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, नारे लगा रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर, ये वो, किस बात का सरेंडर? अभी जो एक किताब हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ ने लिखी है, वो तो हमने छापी भी नहीं है, लेकिन कहीं से ये कॉपी ले आए, और जो पब्लिशर थे उसकी, शायद पेंगुइन इंडिया, उन्होंने कहा ये तो गैर कानूनी है। कहां से मिली इसको कॉपी? इसका मतलब सोरोस के कुछ सोर्सेज हैं जिन्होंने ये कॉपी ले ली। अभी तो उन्होंने कहा कि ये छपी भी नहीं है, तो ये एडवांस कॉपी कहां से आ गई? क्योंकि हमारे जो फॉर्मर आर्मी चीफ थे, जिनकी पूरी देश इज्जत करता है, उनको तो अभी इजाजत नहीं मिली। बेटा 6 देशों में मैं आपका राजदूत रह चुका हूं। कई बार मुझे कुछ चीजें करनी पड़ती थी जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, करना पड़ता था। और अगर वो कभी बाहर आ जाए तो हो सकता है कि उस समय की सरकार को थोड़ा बुरा लगे, एम्बैरेसमेंट हो। लेकिन हम तो कसम खाते हैं ना, एक तो संविधान की रक्षा करेंगे, और दूसरा कभी कुछ ऐसा नहीं कहेंगे जिससे सरकार को दिक्कत हो। तो जो मेरे पास वो जानकारी है उस समय की, उन देशों की, वो मेरे साथ मेरी चिता में जाएगी, मैं बात नहीं करूंगा। बहुत से हमारे एम्बेसडर्स हैं जो इतना कुछ उनको मालूम, 71 की लड़ाई के बारे में, 1999 के बारे में मुझे भी मालूम था, मैं यही था, लेकिन हम नहीं बात करेंगे उसके बारे में, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी की मैटर्स होती है। अल्टीमेटली बेटा, विदेश नीति का क्या मकसद होता है? पहला होता है देश की सिक्योरिटी यानी सर्वाइवल, और दूसरा होता है उसका विकास। यही 2 चीजें होती हैं। भाई देश जब है तो है ना, और फिर उसका विकास तो होना है। ये तो कौन सा नेता कहेगा कि मैं अपने देश को कमजोर बनाना चाहता हूं या विकास नहीं चाहता? और फिर तीसरा कुछ देशों में होता है डोमिनेशन, जो चीन में है, वो तीसरा फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होता है, हमारा नहीं है। तो अगर इसको आप ध्यान मद्देनजर रखें, तो मेरा नहीं ख्याल कि नरवाने साहब ने जो भी लिखा होगा, पूरी किताब अगर पढ़ें तो शायद समझ आ रहा है। उन्हें कहा होगा कि थोड़ा सा ये हुआ था, वो हुआ था, लेकिन मेरा मानना है कि जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पे, राजस्थान के बॉर्डर पे हमने पूरी छूट दे रखी है। मैंने सुना था हमारे रक्षा मंत्री को कहते हुए, पहली गोली अगर वहां से चलेगी तो आखिरी गोली हमारी तरफ से चलेगी, गोली रुकनी नहीं चाहिए। बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन कि ठोको उनको अगर कुछ करे। इसीलिए आप देख रहे हैं अब वो शांत होकर बैठे हुए हैं वहां पर। लेकिन चीन के सर, साथ हमने कहा, अब चीन के साथ हमने कहा था कि भाई ये नहीं हो, पाकिस्तान का तो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, चीन के साथ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो हमने कहा था देखिए वहां पे अभी हमारा बॉर्डर डिफाइंड नहीं है, ये नहीं है, अगर वो कुछ हरकत करें तो आप जरा पहले हमसे पूछ लें कि ये क्या कर रहे हैं, ताकि हम समझ सकें। हो सकता है कि हमारे
जो वहां पे कमांडर साहब थे, उन्होंने जनरल साहब को बोला कि जनरल साहब देखिए इनके टैंक वैंक आ रहे हैं, सिपाही आ रहे हैं, क्या करूं? उसने कहा ठहरिए मैं इजाजत लेता हूं। फिर उसने बातचीत की और फिर उनको जवाब दिया गया जो उचित आप समझें आप करिए, और फिर हमने ठोका। अब वहां पर एक नई डॉक्ट्रिन आ गई है कि चीन के बॉर्डर पे भी अगर आपको लगे वो मस्ती कर रहा है, ठोको उसको। तो वो जो था कि सरकार से पूछे, उसको भी हटा दिया हमने। तो ये गधे हैं चीनी। इनके कारण अब हमने फौज को टोटल फ्रीडम दे दी है। अब नरवाने साहब ने ये भी लिखा होगा जरूर, मैंने किताब नहीं देखी है ना, मैं कभी पढ़ूंगा, क्योंकि बेटा मैं भारत का सिपाही हूँ, डिप्लोमेटिक सिपाही। मैं ऐसा कभी ऐसी कोई चीज से मेरी दिलचस्पी नहीं है जिसमें भारत की निंदा। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि ये लोग जो वहां किताब की कॉपी ले रहे हैं, मेरा ख्याल है तो FIR रजिस्टर होनी चाहिए, हो गई है। हो गई। और पेंगुइन ने कह भी दिया है कि पता नहीं ये तो जेन्युइन है ही नहीं है कॉपी, क्योंकि वो डर गए कि हम उनको पकड़ेंगे कि ये लेकिन किसने सर इसको अब दी है तो कॉपी। सर अब तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पेंगुइन को भी नोटिस भेज दिया है, क्योंकि जो एक अखबार जो कारवां मैगजीन बताई जा रही जिसमें ये छपा था, उसमें सीधे सीधे जो वाटर मार्क है वो पेंगुइन का ही दिख रहा है। तो वहां से अगर कोई प्रति निकली है, कॉपी निकली है सर, तो पेंगुइन का अगर वाटर मार्क है तो फिर तो उनकी हुई। लेकिन सर इस तरह से आप अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, सेना अपनी जिम्मेदारी समझती है, हमारा विपक्ष तो नहीं समझता ना, बिना वजह इस मुद्दे को उछाला। इसके इशारों पर काम, और ये कहना कि मोदी तेरी कबर खुदेगी, मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखिए मैडम, एक हमारे नेता हैं, मैं बताऊंगा नहीं, कहते थे कि मेरे फादर भी प्राइम मिनिस्टर थे, मेरी दादी भी प्राइम मिनिस्टर, नाम मुझे भूल जाता है इस व्यक्ति का। तो ये आजकल बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बातें करते हैं। कौन है इनके पीछे? क्या कहा गया इनको कि अगर आप कभी प्रधानमंत्री बने तो हम कोशिश करेंगे कि आप बने, और फिर ये 18 मुद्दे हैं, इन पे आप आंख बंद करके दस्तखत कर देना। अब वो आदमी जो है, या औरत है, आदमी है, मुझे याद नहीं है कौन है, वो विश्वास करता है इन चीजों पे। जबकि सुन लीजिए, मैं चाहूंगा कि वो जो राक्षस मंत्री जिहादिस्तान के जो उसने बयान दिया था, इस व्यक्ति से कहो, हमारे चार्ली चैपलिन से, कि वो पढ़ ले उसको। क्या कहा उसने कि अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह हमारा इस्तेमाल किया और फेंक दिया। तो टाइगर, वो यही आपके साथ करेंगे। जिस दिन उनको आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उठा के कूड़ेदान में आपको फेंक देंगे। और बांग्लादेश का जो है ना बेटा, वो क्या नाम, वो 90 साल का बुजुर्ग मोहम्मद यूसुफ खान, तो कल तो वहां पे चुनाव होने हैं, और वो बहुत डरा हुआ है कि चुनाव के बाद क्या होगा, इसको तो निकाल देंगे। अभी 90 साल की उम्र में झाड़ू पोछा भी नहीं कर सकता क्लिंटन के घर में, कुछ तो करेगा ना, अपना खाना बना सकता है। तो फिर और बांग्लादेश से तो इसको जाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी सरकार आएगी वो इसके अगेंस्ट केसेस लगा देगी। ये मत जाएगा, फंस जाएगा, भागेगा। मेरी बात मानिए, ये भागेगा दबा के वहां से। कहां जाएगा ये मालूम नहीं है। हो सकता है कि भारत इसको कहे कि टाइगर, तू भारतीय एयर स्पेस से नहीं जा सकता, हम तेरे को सेफ पैसेज नहीं देंगे। फिर देखते हैं क्या होता है। सो ये है, इस समय दुनिया पूरी तरह से टर्मोइल में है, और लोग कहते हैं कि साहब दुनिया में इंस्टेबिलिटी है, और फिर मुझसे कहते हैं कि इस इंस्टेबिलिटी का एक दूसरा शब्द क्या? मैंने कहा डोनाल्ड ट्रंप। उसका मतलब ही वही होता है ना, कि हर जगह पे दखल देना, ये कहना वो कहना। तो अगर उसने कह दिया, कहता रहेगा, वो अगले हफ्ते फिर कहेगा। ट्रेड अग्रीमेंट हो गया हमारे, इंटरिम अग्रीमेंट है। हमारे किसानों ने कुछ लोगों को गुमराह जो हुए हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये नहीं होगा बेटा, मेरी बात मान लीजिए, वो हमारे अन्नदाता है। अब PM साहब ने स्पष्ट कर दिया, हमारे सिविल सर्वेंट साहब, मैं जानता हूं 66 67 में आपकी उम्र, आप तो जन्म भी नहीं हुआ था, मैं स्कूल में पढ़ता था बेटा, अकाल था भारत में, मैं कभी इस बात को छुपाता नहीं। हमसे कहा गया था कि सोमवार को मत खाइए, अनाज बचाइए। हमारी प्रधानमंत्री मिसेस गांधी अमेरिका गई थी अनाज मांगने, तो वो लोग बोले भीख मांगने आई है। उसके बाद हमारी हरी क्रांति आई जो हमारे किसानों ने की, और हमसे कहा गया था सोमवार को मत खाइए। बेटा 2 साल में 104 सोमवार होते हैं, 104 दिन में भूखा सोया हूं, मैंने नहीं खाया बेटा, ना सुबह का नाश्ता, ना दोपहर का लंच, ना रात का भोजन, नहीं खाया बेटा। वजन तो मेरा कम हो गया था, बड़ी अच्छी बात थी, मैंने नहीं खाया क्योंकि आपातकालीन स्थिति थी। तो ये चीजें होती हैं जो समझनी चाहिए कि हमारे किसानों ने हमें वो आत्मनिर्भरता एग्रीकल्चर में दी है।
आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूं? और जब एक देश का पेट भर जाए, उसके गोदामों में आज तो इतना अनाज है और चावल है कि हम 1 साल के लिए दुनिया को खिला सकते हैं। जब इतना हमारे पास है, तो फिर तो आपकी विदेश नीति तो बड़ी ताकतवर हो जाती है। मैं तेल के बिना जी सकता हूं, अनाज के बिना मैं जी नहीं सकता, मोटर कार के बिना जी सकता हूँ, रेलवे लाइन के बिना जी सकता हूँ, खाना खाए बिना तो नहीं जी सकता। मैंने ये अफ्रीका में कई जगह देखा है बेटा, जहां जहां मैं आपका राजदूत रहा हूँ। कॉन्गो में मैंने देखा है, राजदूत नहीं था पर वहां रहा हूं। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दुनिया की मशहूर कॉफी वहां बनती थी। फिर वो वर्ल्ड बैंक ने उनको कहा कि ये प्राइवेटाइज कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आज वो कॉफी इंपोर्ट करते हैं। बहुत से अफ्रीका के ऐसे देश थे जहां जो सेल्फ सफिशिएंट थे। इतना पानी है, इतनी जमीन है, कृषि के मामले में सब खत्म हो गए। तो भारत कभी भी कुछ नहीं करेगा कि कृषि के क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता कमजोर है। ये आप मेरे से ले लीजिएगा बेटा, ये वादा है हमारा अपने आप से और हमारे आने वाली पीढ़ियों से। मैं तो इन्वॉल्व रहा हूं, मैंने देखा है किस तरह से हमारी प्रोडक्शन बढ़ती गई। अब किसने किया? इस सरकार ने किया, उस सरकार ने किया। जब हमने 11 करोड़ शौचालय बनाए थे मैडम, नरेंद्र मोदी या मैं नहीं गए थे पहाड़ा लेके शौचालय बनाने लोगों के घर। लोगों ने किया, हमारे प्लम्बर्स ने किया, मेसन्स ने किया, आर्किटेक्ट्स ने किया, गांव वालों ने किया। सर, अमेरिका जो है वो चाइना को चौतरफा घेरने के चक्कर में लगा हुआ है। वेनेजुएला में जो किया वो भी चाइना के खिलाफ गया, ईरान में जो करना चाह रहा था वो भी चाइना के खिलाफ, और अब उसने भारत को फिर भड़काने की कोशिश की। एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें कहा गया कि गलवान के बाद तो परमाणु परीक्षण किया था चाइना ने, भारत के खिलाफ परमाणु इस्तेमाल करने वाला था, कुछ ऐसा होने वाला था। तो ये सब क्या है? चाइना क्यों करेगा? उसकी क्या दुश्मनी है? उसकी दुश्मनी यही है, वो कहता है जी आपकी आधी जमीन मेरी है। तो वो कहता है ना कि सदर्न तिब्बत, सारा नॉर्थ ईस्ट तो उसका हिस्सा है। तो मैं कहता हूँ, मैंने कहा आप भूल गए नॉर्दर्न तिब्बत, जो एक टाइम भारत का हिस्सा होता था। तिब्बत पूरा चाइना तो नॉर्दर्न तिब्बत है। फिर वो जवाब नहीं दे, बड़े बिगड़ जाते हैं जब मैं ऐसी बातें कहता हूँ। मैंने कहा भाई हमारी पुस्तकों में तो लिखा हुआ है कि पूरा चीनिस्तान भारत का हिस्सा था। अब आप आ जाओ मेरे पास, मैं हुकूमत करता हूँ। तो ये बकवास है कि भारत के अगेंस्ट न्यूक्लियर थ्रेट उसने किया तो भी इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्या गालवान में हम पीछे हट गए थे? ठोका था उनको। 20 हमारे नौजवान, 20 हमारे शेर शहीद हो गए थे। आपको पता है फिगर? हमने तुरंत कह दिया, हम छुपाते नहीं है। 62 में तो मेरा परिवार भी अनाथ हुआ था बेटा, हम ये चीजें छुपाते नहीं है। लेकिन वहां से पहले आया कि ये 4 मरे हैं हमारे, नहीं सॉरी गलती हो गई, 8 मर गए। अरे सॉरी सॉरी भूल गए, हमारे लोगों को गिनती नहीं, 12 मर गए। नहीं 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 16 मर गए। वो 4 4 4 करके उसके बाद इन्हें कहा यार तुम तो बढ़ते जा रहे हो, कम से कम 150 2 हमारे लोग वहां मरे हैं। तो अच्छा अभी नहीं आगे बोलेंगे कुछ। झूठ झूठ पे झूठ पे झूठ। हम लोग झूठ नहीं बोलते, सत्यम एव जयते। तो बेटा एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि ट्रंप जो भी कहे, जो भी रिपोर्ट जारी, किसने रिपोर्ट जारी, मैं भी एक रिपोर्ट अभी आप देखिए जारी कर देता हूँ कि कौन से देश का नाम लूं। भूटान भी न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकने वाला है अमेरिका पे, ये मैं एक रिपोर्ट जारी कर देता हूँ। आजकल तो एआई कुछ भी कर देता है। तो ये चीज होगी, ये रिपोर्ट तो 10 मिनट के अंदर जारी हो जाती है। तो इस पे विश्वास मत करिए। दिस इज टोटल रबिश, एरेंट नॉनसेंस जिसे हम कहते हैं। इधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर हो सकता था सिंदूर के दौरान, इधर ये रिपोर्ट जारी करके चाइना को ये कहा जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप सर कर क्या रहे हैं? मतलब अभी तो उनकी बोलती बंद थी काफी दिन तक, जब तक कि भारत के साथ डील नहीं हुई थी, फिर से रायता फैलाने लगे। और इस देश में तो एक तबका है जिनको किसी और पर भरोसा नहीं होता, डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा होता है। क्योंकि अमेरिका के लोग उस पर भरोसा नहीं करते, तो भारत में कुछ ऐसे हैं गुमराह व्यक्ति जो उस पर भरोसा करते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो कहता है सही कहता होगा। यार किसने तेरे को ये बोला है कि वो सही कहता होगा? तो ये चीजें हैं जो आपको मानना चाहिए। कितने सारे तो केस उसके अगेंस्ट चल रहे हैं। अभी तो मेरा ख्याल रिपब्लिकन और उसकी पार्टी डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन उसकी पार्टी डेमोक्रेट्स मिलकर ब्लॉक कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को किसी विषय पर। तो ये चीजें हैं जो आपको समझनी है कि वो भगवान नहीं है, वो भी इंसान है। और हमने तो, आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि हमारे सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने साफ कह दिया था वहां के विदेश मंत्री को, देखिए अगर आप लाइन पे नहीं आएंगे, हमें सताएंगे तो हम 3 साल रुक जाएंगे। आपने पहले भी हमें बहुत तंग किया है। आपने जिहादिस्तान को अपने सारे डिफेंस एग्रीमेंट्स में शामिल कर लिया था, हथियार दिए थे। और जब हमने कहा क्यों हथियार दे रहे हो, आपने कहा नहीं 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 ये हथियार आपके अगेंस्ट यूज नहीं होंगे, ये सोवियत संघ के अगेंस्ट यूज होंगे। तो हमने कहा अरे यार तेरे पास टेक्नोलॉजी है कि एक बंदूक एक ही डायरेक्शन में फायर करती है, मेरी तरफ उसका मुंह कर दिया तो चलेगी नहीं। गधे हैं, बेवकूफ है।
और सोचते हैं कि हम सबसे ज्यादा शातिर हैं और दुनिया के सब लोग बेवकूफ हैं। तो ये बातें इनकी समझ जाते हैं, लेकिन ये चीज स्पष्ट है कि चीन मुझ पर न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों फेंकेगा, क्या मिलेगा, कहां फेंकेगा, देश की राजधानी पर? अगर गालवान के एरिया में फेंकता तो फिर वहां कोई भी नहीं रह सकता ना, किस लिए फेंकेगा? और फिर मैं जो उसका नुकसान करूंगा, वो चाहता है उतना नुकसान? ट्रम्प साहब ये नहीं बोला कितने मिलियन, अभी बोलेगा कितने मिलियन मर जाते अगर चीन करता, या भारत और चीन का न्यूक्लियर वॉर होता, ये नहीं अभी फिगर दी उसने, तो मैं बता देता 500 मिलियन नहीं, 300 मिलियन नहीं, 50 मिलियन। जो मेरे मन में आए मैं वो फिगर ठोक दूंगा, इस पे विश्वास मत करिए, दिस टोटल रबिश। सर, संसद में खड़े होकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि 3% टैरिफ था और मोदी सरकार ने 18% टैरिफ करवा दिया। हम होते तो हम ट्रंप को बताते कि हम पाकिस्तान नहीं है, हम भारत हैं, हमारी ये सरकार कहने से होती। क्या होता? ये कहने से क्या होता? हमने क्या बोला उनको कि हम कुछ और देश हैं, हम भारत नहीं है? भारत की ताकत वो समझ गए, झुक गए? क्या बोलता है एक व्यक्ति? मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, वो हमारी ट्रेनिंग नहीं है, खासतौर हमारे पॉलिटिशियंस की, लेकिन ये अच्छा रहेगा सोच समझ के बात करनी। सारी दुनिया हंसती है आप पे, आपका क्या ख्याल है, कोई इसकी इज्जत करता है? मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन जब मैं अफ्रीकन देशों में जाता हूँ, जहां भी जाता हूँ, तो कभी कभी कुछ लोग कहते हैं यार आपके पार्लियामेंट में भी इतने ही जोकर हैं जितने हमारे पास हैं। मैं खामोश हो जाता हूँ, मैंने कहा ये सारी दुनिया में ऐसे लोग हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते। तो मेरा मानना है बेटा कि जिस तरह से भारत तरक्की करता जाएगा, उस तरह से लोग उसकी, कुछ देश मुखालफत करेंगे, नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े, बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि हमेशा किसी पर हमें निर्भर रखना चाहते हैं, जो हम स्वीकार करने को तैयार नहीं। 140 करोड़ किसके सामने झुकेंगे? मैकडोनाल्ड ट्रंप के सामने, या वो टिंग टोंग पिंग पोंग के सामने? चाहता तो वो है, कहता है सिंधु नदी पर आपका बॉर्डर है। हमने कहा जी आपका तो मंगोलिया का जो बॉर्डर है वहां तक का तो भारत का बॉर्डर था, आप तो दफा हो जाओ, चीन तो हमारा है, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, ये तो हमारा गाना भी है, तो दफा हो, भाग जाओ यहां से। सो ये चीजें हैं जो ट्रम्प साहब कुछ कहते हैं, उनके यहाँ जो चमचे हैं जो उसको रिपीट करते हैं, उसकी कोई मायने नहीं है। जितनी इलेक्शंस आजकल मैं देख रहा हूँ भारत में होती है, तो वहां पे रूलिंग सरकार जो है वो जीत जाती है। वो इसलिए कि लोग जानते हैं कि तरक्की जो हो रही है उसको अब रोका नहीं जा सकता। आप देखते जाइए जितने और इलेक्शंस होंगे सबका, जितने मर्जी गठबंधन बना दो, महागठबंधन बना दो, ये कर दो वो कर दो, जीतने की आपकी अब अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये जमाना भारत का है, और भारत के अंदर, ये मैं गर्व से कहता हूं, ये दौर जो चल रहा है ये नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी का है। हनुमान जब बहुत परेशान था रामायण में, स्वीकार करता हूं, डिप्रेशन में चले गए थे जब सीता मां को नहीं ढूंढ पा रहे थे, खाना पीना बंद कर दिया था। मैं क्या करूं, भगवान श्री राम को क्या जवाब दूं कि मैं नहीं ढूंढ पाया, पूरा भारत ढूंढ दिया, हर जगह गए थे, आपको तो पता है, उत्तर पूर्व दक्षिण हर जगह कोई प्लेसेस हैं जिनका हनुमान, भगवान श्री हनुमान के साथ संबंध था, सब जगह। फिर आखिर जामवंत भालू ने आके कहा कि यार टाइगर, अब हमें पता लगा है कि वो छोटे से द्वीप में है, और आपकी तो इतनी ताकत है ना, याद कर उस ताकत को। जानता हूं कि आपके ऊपर एक शाप है कि आप अपनी ताकत को भूल जाओगे, तो आज मैं याद कर रहा था, आप तो सूरज को निकल गए थे, इतनी शक्ति है आप में, याद कर उसको, जा। फिर एक छलांग लगा के वहां पहुंच गया। बेटा वो जो ताकत जामवंत ने भगवान श्री हनुमान को याद कराई थी, आज हमारी जिंदगी में एक जामवंत है जिसने भारत को उसकी ताकत याद करा दी। बेटा 140 करोड़ लोगों की बहुत ताकत होती है, और आज हमें उस बात का एहसास हो रहा है, इसीलिए परेशान है। जो लोग चाहते थे कि हमेशा हम गरीब रहें, उन पे निर्भर रहें, वो बहुत तकलीफ होती है। खासतौर जब मैं उनसे मिलता हूं तो फिर मैं उनसे यही कहता हूं कि भाई जलते हो? बोले हाँ। तो मैंने कहा जलता जमाना है तो जलने दे, पार्टी को यूं ही बेबी चलने दे। देखते जब क्या हो रहा है साहब। अब कहानी खत्म हो चुकी है इन लोगों की, लेकिन इनकी अखबारें और ये रिपोर्टें आती रहेंगी, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, ये है वो है। पहले हमने 3 फार्म लॉज वापस ले लिए थे, तब से आज तक इनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। अनाज हमारा अच्छी तरह से बिक रहा है, दुनिया में जहां कमी है वहां जाएगा। तो ये सब कहने की बातें होती है, ये थोड़े पॉलिटिकली एफिलिएटेड लोग हैं जो ऐसी चीजें करते हैं। आम किसान जो है वो इसमें विश्वास नहीं करता।
वो जानता है कि जो कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं उसके हित में है, उसके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। मान लीजिए सरकार बदल जाती है, दूसरी सरकार आ जाती है, जो हमने एग्रीमेंट ईयू के साथ किया है और अमेरिका के साथ की, क्या उसको रद्द कर देंगे? दम है इनमें? नहीं है। ईयू के बारे में कुछ नहीं कह रहे, यूरोपियन यूनियन 27 देश हैं, कुछ नहीं कह रहे उसके बारे में, लेकिन अमेरिका के पीछे पड़े हुए हैं। तो कितने सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने भारत ने 40-45 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ये वो कर रखे, उसकी बात नहीं कर। अमेरिका तो इनका क्या ससुर है क्या, जो इतना बोलते हैं? चलिए जाने दीजिए, बट लेट मी अश्योर द पीपल, जो ये आपका पॉडकास्ट जो इतना इतना लोकप्रिय है, जो आपके यूट्यूब पे देखते हैं, उन सबको बताना चाहता हूँ, भरोसा करिए हम पर और अपने आप पर, हम नहीं झुकेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। ना हम झुकेंगे, ना हमारी सरकार झुकी है अमेरिका के साथ। जो समझौता हुआ है भारत की शर्तों पर हुआ है, किसानों के हितों का ख्याल रखा गया है, लेकिन उनको गुमराह करने वाले जो हैं वो तो अपना काम करते रहेंगे, वो तो राजनीति कर रहे हैं। सर आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बड़ी अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नमस्कार। धन्यवाद। जय हिंद बेटा, थैंक यू।